नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। ये एक सुखद आश्चर्य है हमारे लिए, आप सभी के लिए, हमारे ढेर सारे दर्शकों के लिए कि ये खर्चा पानी का 200वां एपिसोड है। खर्चा पानी कैसे शुरू हुआ था? आज हमारे साथ सुरजीत मजूमदार जी हैं जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। जे मुझे नहीं पता सर आप कितना परिचित हैं हमारे शो से, लेकिन खर्चा पानी हम लोगों ने इस साल की शुरुआत में शुरू किया कि एक खबर डिस्कस करेंगे 10 मिनट के लिए। और उस समय हमारे साथ अंशुमान तिवारी होते थे जो इंडिया टुडे हिंदी के उस समय के संपादक थे। फिर वो धीरे धीरे हुआ और फिर ये समझ में आया इस कार्यक्रम को शुरू करने से कि लोगों की आर्थिक मामलों में कितनी दिलचस्पी है। और फिर ये भी समझ में आया, इस बाइनरी को भी हम लोगों ने समझा कि इस देश में या क्या कहें या इस पूरे सेटअप में जहां पे हम पढ़ते लिखते सुनते हैं, अर्थशास्त्र को इतना जटिल बना दिया गया है, इतना कठिन बना दिया गया है। आपके सामने नंबर्स फेंके जाते हैं और आपके सामने ऐसे ऐसे शब्द फेंके जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अर्थशास्त्र बहुत कठिन चीज है और अर्थशास्त्रियों, कोट अनकोट, अर्थशास्त्रियों के ही मतलब की चीज है। तो बारहा ये कोशिश रहती है हम लोगों की कि हम लोग इस शो को आपके सुझावों से, आपकी आलोचनाओं से, आप लोगों के गुस्से से, आप लोगों के प्यार से सींच सकें, इसको थोड़ा और बेहतर करके आपके लिए ला सकें और ज्यादा कुछ कर सकें आपके लिए। तो इस क्रम में आज हम सुरजीत मजूमदार जी से जुड़े हुए हैं। वो जेएनयू में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी इस शो में जुड़ने के लिए, इस खास संस्करण में जुड़ने के लिए। कैसे हैं, क्या हाल चाल करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। कैसे हैं, क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्रियों के लिए है, लेकिन अर्थशास्त्री अगर विशेष कुछ ज्ञान अर्थव्यवस्था को लेके प्राप्त करते हैं, वो अपनी सामाजिक भूमिका तब तक नहीं पूरा कर पाते जब तक वो लोगों के सामने इन मुद्दों को साधारण रूप से ना ले जा सके। क्योंकि आपके साथ विशेष उस चीज पर ध्यान लेके सीखने का क्या फायदा अगर सामाजिक जो प्रक्रिया है तय करने की, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाए, कैसे जाए, नीति क्या अच्छी है क्या नहीं है। और इससे मतलब तो सभी को है, क्योंकि सबका जीवन का आधार तो अर्थव्यवस्था से ही है और अर्थव्यवस्था में ही जीवन का बड़ा सारा समय भी उनका आर्थिक गतिविधियों में ही लग जाता है। तो सब लोगों के जीवन से इसका संबंध है और इसको इस तरीके से देखना कि ये केवल कुछ विशेषज्ञों का के लिए सीमित रहना चाहिए कि वही बातचीत करें और जाने कि अर्थव्यवस्था में क्या है, ये उचित नहीं है। ये आम लोगों के बीच का सवाल है। दिलचस्पी अगर लोगों की है तो वो जायज है, उनना भी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि कई सारे लोग इस पूरे शो से ऐसे जुड़े हैं, जब मैं भी ऐसा ही था। कई सारे लोग होते हैं जो अखबार में इकोनॉमी वाला पन्ना आता है ना, उसको उसको पलट जाते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स वाले पे चले जाते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था वाला जो पन्ना होता है वो पलट जाने वाले लोग हैं। बहरहाल स्पोर्ट्स का जिक्र किया। हाँ। मैं क्रिकेट में बहुत माहिर ना भी हूँ, मैं फुटबॉल में बहुत माहिर ना भी हूँ, उसके पेचीदगियों को पूरी तरह से समझने में माहिर ना भी हूँ, मैं खेलता ना हूँ, मेरे पास खेलने की क्षमता ना भी हो, तब भी मैं खेल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको समझ सकता हूँ, उसका विश्लेषण कर सकता हूँ। और विशेषज्ञों की भूमिका ये है कि उस कार्यक्रम, उस प्रक्रिया में मुझे मदद करें। जी, ये नहीं किया गया कि आप चुप रहो, आप तो कुछ जानते नहीं हो, हम ये जानते हैं, हम पे छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता। तो आज खबरें हैं, दो तीन जरूरी खबरें हैं। खबरें हैं कि भारत ने अपने लॉजिस्टिक के कॉस्ट को कम करने का फैसला किया है, ऐसा पीयूष गोयल ने बताया है। ऐसा एम है कि 5 सालों में किया जाएगा। खबर ये भी है कि तेल के जो तीखे और दर्द देते हुए दाम हैं, उसको लेकर उसको एक बहाने की तरह क्या लिया जा रहा है कि जिस समय हम ग्रीन एनर्जी की बात को उसी समय उसी बहस में धीरे से
स्लाइड कर दें कि साहब तेल महंगा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ या सीएनजी भरवाओ, या इस तरह की बातें हो सकती हैं। और आखिर में भारत की ग्रोथ को लेकर एक प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या दिखते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सुजीत जी, सबसे पहले हाँ, हम लॉजिस्टिक कट्स पे बात करेंगे। पीयूष गोयल लीड्स की रिपोर्ट साझा कर रहे थे। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक एंड हाँ या सॉरी लीड्स की रिपोर्ट साझा करते हैं, लॉजिस्टिक ईट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो इसको साझा करते हुए ये बता रहे थे कि भारत सरकार जो है अगले 5 सालों के दरमियान अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को 5% पॉइंट तक घटाने की कोशिश करेगी। अभी जो जीडीपी का 13 से 14% का कॉस्ट है, वो 8 से 10% पे लाने की कोशिश होगी। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट में क्या क्या है, किन की लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि हम जीडीपी का 13 से 14% तक प्राइस चुका रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज का उत्पादन जब होता है और वहां से उसको जो उसको उपभोग करने वाले और आखिरकार इस्तेमाल करने वाले हैं, वहां तक पहुंचने में पहले उसको कहीं रखना पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसको पहुंचाना पड़ता है, जहाँ पे पहुंच के भी वहां कहीं स्टोर करना पड़ता है, तब आखिरकार जाके लोगों के पास वो माल पहुंचता है। यानी कि किस उत्पादन में जो एक खर्चा होता है किसी चीज का, वो एक हिस्सा है, लेकिन ये जो सारा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ये भी एक एडिशनल खर्चा होता है। और इसको मैनेज करने के प्रोसेस में बहुत सारी और चीजें भी करनी पड़ती हैं, कम्युनिकेशन होता है, जानकारी आपको ट्रांसमिट करना है, सब चीज पे खर्चा होता है। तो आपको जब कुछ चीज उपलब्ध होती है, उसके आपको प्राप्त करने में केवल उत्पादन में जो सीधे रूप से खर्चा होता है, वो केवल नहीं, ये जो खर्चा है ये भी उसमें जुड़ जाता है। इसको हम लॉजिस्टिक्स का जो है खर्चा कहते हैं। और लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम करने के पीछे जाहिर है कि अगर किसी चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं, वो तो किसी ना किसी जरूरत को पूरा करेगा, चाहे उसको आप उचित जरूरत कहें या गलत जरूरत कहें, वो अलग सवाल है। लेकिन किसी चीज का भी आप उत्पादन कर रहे हैं, वो किसी न किसी जरूरत को, किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर रहा है। ये जो खर्चा है किसी चीज को पहुंचाने में, इसमें भी आपको साधन इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये अपने आप में किसी जरूरत को नहीं पूरा करता। ये तो केवल आपको एक खर्चा जो, क्योंकि हर एक चीज का उत्पादन आपके जहां उसका उपभोग करने वाले हैं वहीं संभव नहीं है। और आप आजकल के दौर में तो बहुत दूरी में उत्पादन होता है, और उत्पादन के भी अलग अलग जो स्टेज है, वो अलग अलग जगह होते हैं, उसके बीच में भी चीजों को आना जाना होता है। एक कंप्यूटर आप खरीद रहे हैं, उसका एक पार्ट मलेशिया में बना, एक पार्ट चाइना में बना, कुछ चीज यहाँ पे हुआ, कई दूरियों से होके वो आपके पास पहुंचता है। तो जाहिर है कि आप चाहेंगे कि ये खर्चा जो आप इस चीज में कर रहे हैं, जो किसी चीज के जो सीधे रूप से आपके किसी जरूरत को नहीं पूरा कर रहा है, उसको जितना सीमित किया जा सके, वो एक लगातार प्रयास होता है। तो लॉजिस्टिक्स पे जो खर्चा है वो कम हो, जीडीपी का कितना प्रतिशत उस पर खर्च हो वो कम हो, वो उद्देश्य आज से नहीं, कई सालों से उसको लेके बातचीत चल रही है। क्योंकि ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए ये खर्चा जो है ये कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले में ज्यादा अधिक हो जाता है। और इसका एक पहलू जिसका जिक्र बार बार शायद मंत्री जी ने अपने बयान में किया, जहां तक मैंने न्यूज अखबारों का रिपोर्ट पढ़ा है, कि हमारे जो देश से निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उस पर असर। क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता में है, तो किस देश में कितने सस्ते में उत्पादन हो सकता है किसी चीज का, वो महत्व रखता है। क्योंकि वहां से फिर लोग उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे। उस देश के अपने कंपनियां केवल नहीं, बाहर की भी कंपनियां उधर आके उत्पादन कर सकती है। अगर ये तो कितना खर्चा होगा
किसी चीज को कहीं किसी देश में उत्पादन करके अपने बाजार में पहुंचाने, उसमें लॉजिस्टिक्स का खर्चा एक महत्वपूर्ण खर्चा है। यानी मिला जुला के उस देश के जितने व्यापारी हैं, मान लीजिए हमारे ही देश की बात करें तो जितने व्यापारी, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब जितना मिला के खर्चा कर रहे हैं, और वो उस जीडीपी का हिस्सा भी है, जो जीडीपी को मिलकर वो सारे वर्क बना रहे हैं। हाँ, ठीक तो है, प्राइस कट्स की आखिरकार बात। जो किसी चीज को खरीदता है उस पर उस खर्चे का बोझ रहेगा, कंज्यूमर का, अल्टीमेट कंज्यूमर का हाँ। बोझ पर। लेकिन मेरे तरफ से जो मैं रखना चाहूंगा वो ये कि इसको लेके चिंता केवल इस बात के लिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता में बेहतर खड़े हो पाए या नहीं, ये केवल चिंता नहीं होनी चाहिए। आखिरकार इस देश की एक बड़ी जनसंख्या है जिसकी जरूरतें हैं, और हर समय जो एक्सपोर्ट के लिए सही चीज है और जो आपके घरेलू बाजार के लिए सही चीज है वो एक नहीं होता है। और अगर आपके पास साधन सीमित है तब आपको तय भी करना पड़ता है कि आप उन साधनों को किस दिशा में लगाएंगे। तो हो सकता है आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए कि गुड़गांव में किसी चीज का उत्पादन हो के अमेरिकी बाजार में आसानी से पहुंच जाए, लेकिन उत्तर भारत के गरीब गांवों तक हो सकता है वो सामान पहुंचने का कोई तरीका ना हो। तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसको लेके भी एक सवाल है कि ठीक है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम करना है, लेकिन किस लिए कम करना है। हम जानते हैं कि जब अंग्रेज रेलवे बनाए थे हिंदुस्तान में, वो इसलिए बनाए थे कि भाई हिंदुस्तान से जो माल है वो बाहर चला जाए, और वहां से जो यहाँ हिंदुस्तान के बाजार में चले जाए, तो हर एक देश का हिस्सा बंदरगाहों से जोड़ दिया गया। लेकिन देश के अंदर दो हिस्सों को ढंग से जोड़ा नहीं गया। सबसे कम जो खर्चा होता था अगर आप बंदरगाह से आना जाना करें या माल का आना जाना हो, इसीलिए हिंदुस्तान के पहले उद्योग भी कलकत्ता और बंबई में बने, क्योंकि सबसे सस्ता वही था जो ये ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स का खर्चा है। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये एक सवाल है कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप एक्सपोर्ट बाजार में कहाँ खड़े हैं, या प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपके घरेलू, आपके अपने जो देश के नागरिक हैं उनकी जरूरतों को आप पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक उनके चीज लिए मैं जो पूछना खर्चा चाह है रहा कम। हूँ, यहाँ पे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट को 4 से 5% तक कम करने के लिए अगले 5 सालों में होगी, किस तरह के ऑगमेंटेशन की जरूरत होगी। अच्छी बात है, अगर आप कॉस्ट कम करेंगे तो मुझे पता है कि इसमें बहुत सारा ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा रोबस्ट और बहुत ज्यादा वास्ट बनाना पड़ेगा। तो लेकिन किस स्केल की वास्टनेस वो होगी, एक अगर ब्रॉडर स्केल पर ही सोच के करें तो क्या होगी वो, सुरजीत जी। देखिए, पहली बात तो ये कि 5% कम करने की बात नहीं हो रही, 5 परसेंटेज पॉइंट कम करने की बात हो रही है। जीडीपी का जो हिस्सा है, अगर आप 13-14% अभी, हाँ, 5% अगर पॉइंट्स कम उसको करने की बात। 8%, मतलब 5% से कहीं अधिक कम करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो सुनने में आया कि वो कैसे करना चाहते हैं, वो उद्देश्य से अगर, वो अप्रोच से अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त होगी। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आमतौर पर एक ऐसी चीज है जिस पर सार्वजनिक खर्चा होना जरूरी होता है, क्योंकि निजी खर्चे से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल होता है, क्योंकि उससे मुनाफा कमाना मुश्किल होता है। और हमने देखा है इस देश में कि निजी क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, आपने कहा पब्लिक सेक्टर बैंकों को कि उनको कर्जा दो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करें, उल्टा पब्लिक सेक्टर बैंक एनपीए लेके बैठे हुए हैं उन सब को लेके। हाँ, तो निजी जो निवेश है उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, दुनिया भर का अनुभव ये बताता है, वो निर्भर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ हम सार्वजनिक खर्चा करने को तैयार नहीं है, उसको सीमित रखना चाहते हैं और निजी क्षेत्र के माध्यम से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना चाहते हैं।
तो उसमें दिक्कत होगी कि एक तो उचित निवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा निवेश मुनाफा नहीं कमा सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उसमें खर्चा कम हो। आप जानते हैं कि एक सार्वजनिक अस्पताल में किसी इलाज के लिए जो खर्चा होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट को कितना पैसा देना पड़ता है, हॉस्पिटल कितना खर्चा करता है किसी इलाज में, हाँ, या एक हमने तो एक पूरा निजी एपिसोड अस्पताल किया में था। खर्चा कितना करना, उसी इलाज के लिए खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मुनाफ़े से जुड़ा हुआ वो है। तो इसीलिए अगर आपको इस खर्चे को कम करना है, लॉजिस्टिक्स आपका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो ये ज़रूरी है कि सार्वजनिक खर्चा जो है, इसमें विस्तृत किया जाए। और वो अगर नहीं होता है कि सिर्फ आप एक विंडो से क्लियर कर लेंगे, हाँ, जल्दी कर लेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया का अंत क्या है कि कोई कानून लागू नहीं है किसी पे, क्योंकि आपको क्लियरेंस देना है, जल्दी सब कुछ जल्दी प्रोसेस करना है, इसलिए कोई कानून नहीं लागू होगा। किसी ने टैक्स दिया नहीं दिया, किसी ने वो किया कि नहीं, उसका कहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसको सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से उसको विकसित करें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में है उसको भी उसका भी निजीकरण हो रहा है। हाँ, निजीकरण हो रहा है, और मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी बननी ज़रूरी है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय होनी ज़रूरी है। अगली खबर पे चला जाए सुरजीत जी हम लोग। बिल्कुल। हाँ, अगली खबर ये है कि जो कच्चा तेल है, ब्रेंट क्रूड जो है वो $83 पर बैरल तक हिट कर चुका है। प्रोजेक्शन 90 और 100 तक जाने के हैं इस साल के आखिर तक, और काफी सोरिंग है, उसे दर्द काफी है उस कच्चे तेल के दाम से। और जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो ये चिंता जाहिर कर रही हैं, मैं फॉर्चून इंडिया की खबर के हवाले से बातचीत कर रहा हूं, कि ये चिंता जाहिर कर रही हैं कि लोग अब ग्रीन एनर्जी की ओर ज्यादा जाएंगे। बीपीसीएल के चेयरमैन अरुण सिंह वो कह रहे हैं कि $45 से $60 पर बैरल दाम होना चाहिए। एचपीसीएल के सीएमडी है मुकेश सुराना, वो कह रहे हैं कि अगर ये 40 से 60 के बीच में होवर नहीं करता है कच्चे तेल का दाम, तो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओपेक कंट्रीज अभी भी पुश की जा रही हैं। मैं इस खबर को लेकर, ये खबर तो एक छपी, और फिर मुझे कई जगह बस देखने को मिला सोशल मीडिया पे। और अब हमने पहले भी खर्चा पानी पे सुरजीत जी बात की है, ऑयल प्राइसेस पे। और ऑयल प्राइसेस पे जब आप बात करते हैं तो लोग कमेंट सेक्शन में वो ये तर्क लेकर चले आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाइए, ईवी चलाइए, ईवी का समय आ रहा है, ईवी चलाइए। और कंपनियों के चेयरमैन ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, चिंता को मैं यहाँ पे कोट अनकोट कह के भी कहना चाहूंगा, चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अब लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो क्या तेल कंपनियां हाथ खड़े कर रही हैं, या क्या सिग्नलिंग है इस तरह की खबरों से? मेरे ख्याल से वो दो अलग-अलग तरीके के सिग्नलिंग कर रहे हैं। जो जो अखबार में आया है, उससे जो रिपोर्ट्स में आया है, उससे देख के जो लगता है, एक तो इशारा वो जो तेल का उत्पादन करते हैं, उन देशों के लिए प्रति को एक सिग्नल दिया जा रहा है। और वो सिग्नल का आधार ये है कि हाँ, हिंदुस्तान में जहाँ तक सवाल है, हम तेल का रिफाइनिंग करते हैं, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन यहाँ बहुत कम है। हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है। हमको ज़्यादातर जो अपना तेल बाहर से कच्चा तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। उसका रिफाइनिंग हम यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में करते हैं, लेकिन कच्चा तेल हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आप दाम है, आपको वो दाम देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो एक सिग्नल तो ये दिया जा रहा है कि जो कच्चा तेल का उत्पादन करते हैं जो देश, वो भी जान लें कि उनके हित में नहीं है कि तेल का दाम ज़्यादा हो। क्योंकि अगर तेल का दाम ज़्यादा होगा तो दुनिया भर में लोग जो हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएँगे, तेल का बाज़ार जो है धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तो आज हो सकता है आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा है अगर तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन आगे चल के आपको नुकसान है। तो इसलिए आप तेल का दाम जो है कम कर दीजिए। एक तो ये इशारा दिया जा रहा है, और दूसरा अंदरूनी जो
वो दिया जा रहा है कि अ, कि भाई तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हैं ऊंचे हैं। अ, अब ये स्थिति अगर हमारी है, हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग ग्रीन उसकी तरफ जाएं। तो वो अपनी जिम्मेदारी से भी इन द सेंस मुकर रहे हैं, क्योंकि तेल के दाम जो है डीरेगुलेटेड है, आज की डेट में तेल के दाम का एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स के माध्यम से है, ठीक है। और लगभग लगभग 65%। हाँ, तो टैक्स जो है आप बढ़ाते गए हैं। अब थोड़ा कम किया, लेकिन कई काफी लंबे, जब तेल के दाम की कीमतें जुलाई 2014 के बाद गिरी, तब आपने टैक्स बढ़ाया। पिछले साल आपने 13 रुपए टैक्स एक्साइज वो बढ़ाया, ठीक है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया, उसको फिर सेस में बदला। अब सेस का जो हिस्सा है आपको राज्यों को नहीं देना है, फिर आप राज्यों से कहते कि आप टैक्स कम कीजिए। टैक्स उन्होंने बढ़ाया, टैक्स को अपने हाथ में रख लिया, क्योंकि सेस के नाम उसको सेस में परिवर्तित कर दिया। और फिर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में उसको लेके कह रहे हैं फिर आप तेल का दाम कम करने के लिए राज्य सरकारें जो है अपने टैक्स कम करें। अब राज्य सरकारों के पास साधन नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास दूसरे साधन है। भाई, आप अगर कह रहे हो कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे जो स्कीम्स चलाने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए सरकार को खर्चा करना है, कहीं ना कहीं से पैसा आना है, वो बात सही है। लेकिन ये तो सवाल कोई पूछेगा ना कि जब आप तेल के दाम बढ़ा रहे हो, तो तेल के दाम बढ़ाने का मतलब आप एक टैक्स लगा रहे हो। जो भी तेल खरीदेगा उसको उसी तेल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उस पर खर्चा अधिक। लेकिन जो तेल नहीं भी खरीदेगा, वो कोई ना कोई वस्तु तो खरीदेगा जिसके ट्रांसपोर्ट में तेल का इस्तेमाल हुआ है। तो हर एक चीज का जो है खर्चा बढ़ेगा, मतलब आम आदमी को वो टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये क्या कह रहे हो कि आम आदमी से पैसा लेके आप आम आदमी को सहूलियत दे रहे हो। आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, जो ऊंचे जो भारी मुनाफा कंपनियां कमा रही हैं या जिनकी आय बहुत अधिक है, उन पर भी तो आप टैक्स लगा सकते हैं अगर आपको साधनों की जरूरत है। तो ये कौन सा तर्क हो सकता है कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसलिए हम बड़ी कंपनियों पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, जिनके पास बहुत आय अधिक है उन पे नहीं टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि उन पे टैक्स सुपर बढ़ाएंगे रिच तो सुपर रिच अर्थव्यवस्था टैक्स और की भी खराब हो चर्चा जाएगी, होती है ऐसे समय पे। उस पे और खराब हो जाएगी। लेकिन आम लोग जो है, जो जो जिनका रोज काम नहीं मिल रहा है, दाम काम का दाम नहीं मिल रहा है, उन पे आप बोझ जो है लगा रहे हैं। तो ये ग्रीन एनर्जी की जो बात है ना आज, देखिए ये कोई अभी तो लंबे दौर में तो जरूरत है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, उसके लिए आप उसके लिए योजना कीजिए, निवेश कीजिए। लेकिन आज के डेट में वो कोई विकल्प है किसी के पास? लोगों के पास विकल्प है। आप वो एक भविष्य का कोई विकल्प दिखाकर आज की जो समस्या है उससे उससे जो लोगों में गुस्सा है या वो है, उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए। अरे ग्रीन एनर्जी की तरफ जो लोग जाएंगे, अगर वो बेहतर होगा, उसके लिए आपको परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता ये कह के कि भाई तेल के दाम बढ़ा के हम लोगों को मजबूर करें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए। मेरा ये भी सवाल है, मेरा मतलब सवाल क्या, मेरी ये भी चिंता है कि ग्रीन एनर्जी पुश करना जितना आसान है, ग्रीन एनर्जी का प्रोपागेंडा करना, मैं प्रोपागेंडा शब्द यहाँ पे कह रहा हूँ, कई कई बार किया जाता है। अगर आप तेल के दाम की बात करें, तब अगर ग्रीन एनर्जी के दाम की बात हो तो कहीं ना कहीं वो प्रोपागेंडा लगता है। और क्यों लगता है प्रोपागेंडा? क्योंकि इस देश का बड़ा हिस्सा अभी भी, सुरजीत जी आप भी समझते होंगे, वो अभी भी वही गाड़ियां चला सकता है, खरीद सकता है, मेंटेन कर सकता है जो पेट्रोल से चलती हूँ। भारत का मध्य वर्ग अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के 90,000 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के पक्ष में नहीं है। उसको पता है कि 40,000 की या 50,000 की बाइक से उसका काम ज्यादा आसानी से होगा। उसके लिए मुफीद वही है, एक किसान के लिए, एक एक डेयरी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनकी वजह से हमारा घर चलता है रोज का। तो
उसके लिए उसको खरीदना, मेंटेन करना, चार्ज करना अभी भी एक दूर की कौड़ी है। नेचुरल गैस की, ग्रीन गैसेस की तरफ हम जाए, नेचुरल गैसेस की तरफ, वो तो भी बहुत दूर इसलिए की कौड़ी। ये आज के डेट पे विकल्प नहीं है। ये एक और विकल्प है, ना दूर का विकल्प है। हाँ, हाँ, आज के डेट पे तो लोगों के लिए विकल्प है ही, उपलब्ध ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात जो पहचानने की जरूरत है कि आज के डेट पे भी जितना एनर्जी और ऊर्जा का जो उपभोग है इस देश में, उसका भी ज्यादा हिस्सा जो है एक सीमित हिस्सा जनसंख्या का जो है वो करती है। तो ना केवल बहुत लोगों के पास वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के साधन नहीं है, वो भी तो इस देश में भी गाड़ी तक भी तो नहीं पहुंच पाते। बहुत लोग तो बाइक में भी नहीं पहुंच पाते, साइकिल तक ही सीमित रह जाएंगे जहां कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, या टू व्हीलर ले लेंगे। गाड़ी तक भी बहुत सीमित हिस्सा जो है पहुंच पाता है, और उसमें भी जो हिस्सा इस तरीके की ग्रीन एनर्जी वाले जो वाहन है आज खरीदने की स्थिति में, ये ऐसी ही बात हो गई जैसे ऑर्गेनिक फूड को लेकर। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फूड खाइए, लीजिए, लेकिन और ऑर्गेनिक गलत नहीं होगा कि कल को कोई करार दे दे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल। तो आज के डेट में ये जो हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे तो कहीं रोक नहीं लग रहा है और उसको विकल्प उपलब्ध है, पर जिनके पास नहीं है साधन, वो जो है उनके नाम पे सब बात हो रही है कि भाई हिंदुस्तान जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, हमारे कार्बन एमिशन बहुत कम है। वो किस लिए कम है? क्योंकि 90% जनसंख्या के पास तो वो उपलब्धि नहीं है उनको वो सुविधाएं। लेकिन वो जो सीमित हिस्सा का जो कंजम्पशन है या एमिशन है उसको पर हेड per कैपिटा देखेंगे तो वो विकसित देशों के बराबर का है, क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल वैसा ही है। जी। तो बात तो 90% के नाम पे होती है, लेकिन फायदा तो वो 10% को ही जा रहा है ना, और वही उसी के लिए ये विकल्प है। आम लोगों के लिए कहाँ विकल्प है आज? और आम लोगों के लिए यह है कि वो केवल गाड़ियां की कौन सी पेट्रोल डीजल कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो सवाल नहीं है, वो जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो पेट्रोल डीजल के लिए पैसा देते हैं, और वो जो उन पे खर्चे का बोझ बढ़ रहा है ये अधिक दामों के कारण, आपको वो एड्रेस करना पड़ेगा। चलिए आखिरी खबर की ओर चलते हैं। आज आखिरी खबर में बातचीत करेंगे। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट है कि इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो सब कुछ है, लेकिन फ्रूटफुल नहीं दिखता है। मतलब बहुत ज्यादा उस खबर की हेडिंग है इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इंडिया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एनीथिंग बट ब्राइट। ये उस खबर की हेडिंग है। कहा गया, मतलब बहाना इसका ये है इस खबर को डिस्कस करने का, देखिए साल खत्म होने को है, एक और तिमाही खत्म होगी और साल की आखिरी तिमाही शुरू हो जाएगी, और आरबीआई ने कहा है कि जीडीपी 9.5% की दर से बढ़ेगी अगले वित्त वर्ष में, जो 2020 के मुकाबले केवल लगभग 1.5% की ही ग्रोथ है जीडीपी में। तो इस रिपोर्ट को कैसे देखा जाए सुरजीत जी? आखिरी 5 मिनट में आपके लूंगा। इस रिपोर्ट को कैसे देखा जाए? क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और पर्सनल लोन के हवाले से जो रिपोर्ट बात करती है कितनी मौजूद है और कितनी ध्यान देने लायक है? देखिए, एक चीज जो पिछले 1-2 साल में हुआ है वो ये कि बातचीत में हमारी अपेक्षाएं क्या है अर्थव्यवस्था की, वही बदल गई। ठीक है, तो आज अगर पिछले साल 7.5% जीडीपी में गिरावट हुई थी, इस बार 9.5% बढ़ जाए या आप उस स्थिति पर ही पहुंच जाए जहां पहले थे, पैंडेमिक से पहले आप जिस स्थिति में थे, अभी तो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि कब हम उस स्थिति पर वापस जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस स्थिति पे अगर आप वापस गए तो वो तो ग्रोथ नहीं हुआ ना, वो तो आप वहीं हैं जहां 2 साल पहले थे। जब आप लौट भी जाएंगे उस स्थिति में तब भी 2 साल पहले जहां थे वहीं पहुंच गए। ग्रोथ का तो मतलब कुछ ना कुछ वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो स्थिति है कि वहीं तक आप लौटे नहीं है उस परिस्थिति में।
ठीक है, और इसको सिर्फ जीडीपी के आंकड़े से नहीं देखना चाहिए। जीडीपी केवल इसका प्रमाण नहीं है। अगर आप जीडीपी में अगर सिर्फ 1.5% 2020 के मुकाबले में बढ़ोतरी दिखेगी, तो रोजगार की स्थिति की जब आप बात करेंगे तो वहां शायद 3-4% गिरावट की बात दिखेगी। वहां वहां तो वृद्धि अभी तक कितने सालों में होगी उसका कोई बता नहीं सकता। तो रोजगार की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि उसी चीज का उत्पादन आप कम लोगों से आप कर रहे हैं। ये खर्चा कम करने की प्रक्रिया में आज ये हो गया है कि वही काम जो है कम लोगों से आप करवा रहे हैं, इसलिए रोजगार की स्थिति और भी बदतर है ग्रोथ के मुकाबले में। पर ये पहचानना जरूरी है कि ये सिर्फ कोविड के चलते स्थिति नहीं बनी। कोविड के चलते और कोविड के चलते जो आपको करना पड़ा है या आपने किया, सब कुछ करना पड़ा था ऐसा नहीं है, कुछ आपने भी तय किया कि ऐसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जो भी किया आपने, उसका जो असर है वो एक परिस्थिति जो पहले से बनी हुई है उस पर असर की। एक बीमार आदमी पे दूसरी बीमारी आई। ऐसा नहीं है कि अगर आप याद करें तो ग्रोथ का जहां तक सवाल है, 2019 में भी जब किसी ने कोविड का नाम नहीं सुना था, स्लो डाउन की बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, माल बिक नहीं रहा, बिस्कुट नहीं बिक रहा, गाड़ियां नहीं बिक रही, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी बिक नहीं रहा है और 2-4-5 लाख की गाड़ी भी नहीं बिक रही। ये बात 2019 में जब किसी ने कोविड का नाम नहीं सुना था, ये बात हो रही थी। रोजगार की जहां तक स्थिति है वो उससे भी पहले 2017-18 का जो सरकारी रिपोर्ट है हिंदुस्तान में रोजगार की क्या स्थिति है, उसको चुनाव से पहले सरकार ने रोक दिया क्योंकि उसमें खबर बहुत खराब थी। ठीक है, और कोविड से पहले जीएसटी आया है, उससे पहले नोटबंदी हुई थी। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो आज खराब नहीं हुई है, वो पहले से ऑब्वियसली हम खराब में और खराब गिरे हैं। और अगर आप पिछले 10 साल का देखें, तो आपको कई सबूत मिलेंगे ये दिखाते हुए कि अर्थव्यवस्था की स्थिति हर मामले में गंभीर है। निजी क्षेत्र का भी जो निवेश है वो अगर आप देखेंगे, या भारत का जो ट्रेड है दूसरे देशों के साथ, वो 10 साल से घट रहा है। जीडीपी का प्रतिशत अगर आप देखेंगे वो 10 साल से घट रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का आप उत्पादन में वृद्धि अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल की स्थिति जो है, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में केवल एक दशक रहा है जब इतनी बुरी हालत रही है, वो 1965 के बाद, जिसको हम स्टैग्नेशन, अर्थशास्त्री स्टैग्नेशन डेकेड कहते हैं, स्थिरता जो है औद्योगिक क्षेत्र में। तो कई ऐसे आसार पहले से ही थे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बदली है। वो बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या ये है कि आप देख रहे हैं कि माल बिक नहीं रहा है, पर क्यों नहीं बिक रहा है? आपके यहां इतनी बड़ी आबादी है लेकिन आपको बाजार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपकी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा ऐसी स्थिति में है, या तो उसे काम नहीं मिल रहा है, काम मिलता है तो उसके लिए कोई दाम नहीं मिलता है। हर एक 90% परिवार जो है, कृषि क्षेत्र में हो या गैर कृषि क्षेत्र में हो, ऐसी स्थिति में है कि उनकी कमाई जो है वो बहुत टूटी हुई है, जिसको वो जी रहे। तो आपका बाजार कैसे बनेगा? तो जब तक कुछ देर तक आप चला सकते हैं गाड़ी, और चली, तो कैसे चलती है कि ठीक है, जब सबकी कमाई कम है तब आप उनसे काम भी सस्ते में ले सकते हैं। तो आपने 100 रुपए का उत्पादन किया, लेकिन आपको उसके लिए जो मजदूर लगाए काम पे उसको कम देना पड़ा, तो आपका मुनाफा बढ़ गया। जब मुनाफा बढ़ गया तो आपने उसको और चीजों में लगाया, और चीजों में निवेश किया। तो उसमें जब आप करते हैं तो आपको और बड़ा बाजार चाहिए फिर उसके लिए। आप बिल्डर मकान बनाते गए, उद्योगपति फैक्ट्रियां बनाते गए। पिछले दशक में ऐसा हुआ
बनाते हाँ, लेकिन अब लेकिन बाजार आपको तो देखना पीछे है। छोड़ा है आप, बाजार को तो आप साथ नहीं लाए। हाँ, क्योंकि जीडीपी में सभी तो हिस्सेदार हैं, हाँ, सभी तो हिस्सेदार हैं, बहुत बड़ा आखिरकार ये स्थिति बन जाती कि आपने जो उत्पादन की क्षमता बना ली, उसके मुकाबले में आपके अर्थव्यवस्था में बाजार नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने सफल नहीं है कि आप उसके आधार पर ग्रो करेंगे। तो इसलिए आप जो रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं उसमें जो कहा गया है ना कि आप कर्जा दे रहे हैं, लेकिन लोग कर्जा ले रहे हैं अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, हाँ, किसी पर्सनल लोन ले रहे हैं, किसी ये बहुत बड़ा उत्पादन के फैक्टर लिए है। नहीं कर रहे हैं कर्जा। जी जी। क्योंकि किसी को नजर नहीं आ रहा है कि भाई कर्जा लेके भी आप अगर निवेश करेंगे, किसी धंधे में लगाएंगे पैसा, तो आगे अगर बाजार नहीं है तो आप उसको चुकाएंगे कैसे। जी, पर पर्सनल लोन में यह है कि कुछ लोग मजबूरी में भी लेते हैं, बहुत सारे कि लोग, कमाई मतलब नहीं है, पर्सनल कमाई लोन का नहीं है बड़ा आज हिस्सा के लोग दिन। मजबूरी में लेते हैं। हाँ, उन्हें पता है उन्हें 2 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 2 लाख बाजार से उठाने से अच्छा है, ज्यादा ब्याज दर देके उठाने से अच्छा है बैंक से ले लो, तो जहां पे वो उस बैंक को ही प्रेफर करते हैं। चलिए, तो ये हमारा आज का खर्चा पानी था। सुरजीत जी थे साथ में। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, हमें जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। आपके सवाल और आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, आपका गुस्सा, ये सब हमें सींचते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को, ललन टॉप को सींचते हैं। तो वो सब जारी रहने दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नए स्वरूप, नए लोगों के साथ खर्चा पानी आता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।